नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मिक्स। हेल्थ मिक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मिक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मिक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहे हैं अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा विषय है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क आखिर होता क्या है, इसके कारण क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर स्लिप डिस्क होता क्या है। देखिए, स्लिप डिस्क अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिस्क का स्लिप होना, बट एक्चुअली वो स्लिप नहीं होती है। डिस्क होती क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। डिस्क जो है एक शॉक ऑब्जॉर्वर पैड होता है जिसकी आउटर रिंग जो होती है थोड़ी सी टफ होती है, इनर रिंग जो होती है उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और वो जेली लाइक सब्सटेंस जो है ना उस डिस्क को पूरी जो कम्प्लीटली, जिसको हम अगर अंग्रेजी में बोलें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। दो बोन्स जो स्पाइन की बोन्स हैं उनके बीच में एक शॉक ऑब्जॉर्बिंग कार्टिलेज की तरह मौजूद होती है। तो उस जेली सब्सटेंस जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उस डिस्क को। अब होता क्या है कि उसको कहें आप ट्रॉमा से या कि सडन जर्क से, अचानक से फॉरवर्ड बेंडिंग से या फिर कहीं रप्चर हो जाने से या स्लिट हो जाने से, मतलब कट जाने से, उसमें से वो जेली सब्सटेंस जो है वो निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो जेली सब्सटेंस इट पुट्स कंप्रेशन ऑन दी सिंगल नर्व रूट। या तो वो स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर कंप्रेशन क्रिएट करता है या सिंगल नर्व रूट जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती आ रही है वर्टिब्रा के पोस्टीरियर साइड से, उस पे कंप्रेशन क्रिएट करता है, दबा देता है उसको, और उस दबाने को कहते हैं हम डिस्क हर्निएशन भी कह सकते हैं बात करें तो स्लिप डिस्क की। तो इसको दबाव को कहा जाता है स्लिप डिस्क। जी, ये जो स्लिप डिस्क है ये किस कारण से होता है? जनरली देखिए, इसके कारण अगर हम बात करें तो जनरल ट्रॉमा हो गया, किसी को चोट लगी उसकी वजह से डिस्क सरक गई, या फिर आप कह लीजिए रप्चर हो गई हम बात करें तो, या फिर आप कह लीजिए किसी की अचानक से कहीं, आजकल क्या हो गया कि युवा वर्ग में बहुत है ये उसका कारण है जिम का यूज़। मगर वो ख़राब नहीं है, जिम का यूज़ करना तो अच्छा है, मगर होता क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज आपके ट्रेनर द्वारा या फिर बंदा सेल्फली ज़्यादा वेट उठाने के लिए, कई लोग क्या करते हैं ज़्यादा वेट उठाते हैं, ज़्यादा वज़न उठाने, जबकि उनकी बॉडी कैपेसिटी उस तरह की नहीं है, और सडन जर्क से उठाना या सडन जर्क से रिलीज़ करना, उसे रखना, उससे क्या होता है कभी कभार डिस्क रप्चर हो जाती है और वो जेली सब्सटेंस हर्निएशन क्रिएट कर देता है, आगे चला जाता है, मतलब हर्निएशन हो जाती है और स्लिप डिस्क की कंडीशन को क्रिएट कर देता है। वो कंडीशन कंप्रेशन करती है तो उस जगह भी पेन होता ही होता है। इनिशियली जो पेन है वो उस जगह पे ही होता है जहाँ पे हर्निएशन ऑफ डिस्क हुई है। उसके बाद वो पेन जो है नीचे नीचे ट्रांसेंड करता है, जहाँ जहाँ तक वो नर्व जाती है, चाहे अगर वो पैरों तक जाती है तो दोनों पैरों में दर्द होता है, या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, या न्यूरोपैथी की कंडीशन भी लंबे समय तक अगर वो होने लग जाए तो डेवलप हो जाती है। या फिर अगर वो गर्दन की नस दबी हुई है तो उस कंडीशन में हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी, या पेन होएगा आपकी गर्दन में, या फिर कई लोगों को सर्वाइकल जो कंडीशन होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें कि हेडेक होता है पेशेंट को, उसको सिर हिलता हुआ फील करता है वो। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में रहती है, पैरों में भी थोड़ा सुनपन डेवलप हो जाता है सर्वाइकल की कंडीशन में। थोरेसिस और लंबर में अगर कंप्रेशन होता है, जो कि हम बीच की रीढ़ की हड्डी और लोअर रीजन की रीढ़ की हड्डी की बात करें, जो L4 L5 हो गया, उस केस में हमेशा दर्द जो है नीचे टांगों में रहता है, टांगों तक जाता है, या तो दोनों लोगों की बैक से लेके दोनों टांगों तक जाता है, या नमनेस जो है ऊपर दर्द रहता है कमर में और पैरों के नीचे तलवों पे नमनेस रहती है। तो इस तरह के, और कारण वही है ज़्यादा वज़न उठाना, अचानक से वज़न को छोड़ देना, झटके से छोड़ना, या फिर उस तरह का काम, जैसे लंबी ड्राइव करता है कोई आदमी, लॉन्ग राइडिंग करता है बाइक की, वो भी एक कारण होता है। तो ऑक्यूपेशनल कह सकते हैं, उसका काम इस तरह का है, ये ज़्यादा देर लॉन्ग सिटिंग ऑन कंप्यूटर्स जो कि आजकल आम हो गया है, वो भी एक कारण होता है। तो स्लिप डिस्क के जनरल कारण ट्रॉमा के अलावा आपके खुल के इन्फ्लिक्ट किए हुए ही होते हैं हमारे, या हमें नॉन नहीं होता, या फिर जनरली नॉलेज होने के बावजूद हम उसको कर जाते हैं। इसके अलावा 20% पॉपुलेशन तो जो है उनको स्लिप डिस्क होता है, मगर उन्हें यही नहीं पता होता कि स्लिप डिस्क है, उन्हें दर्द होता है माइल्ड, वो झेलते रहते हैं और बीमारी को और बढ़ाते रहते हैं। जी, मैं इसी के बारे में आपसे और जानना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि किसी को पता नहीं होता कि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो दर्द को झेलते रहते हैं, मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनको कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें साइन और सिम्टम्स का एक तो जरूरी होना जरूरी है, मतलब पता करना साइन और सिम्टम्स उसके किस तरह के हैं। बिल्कुल। अगर उसको कमर में, लोअर बैक में या फिर मिडल ऑफ द बैक
बैक, स्पाइन में या फिर सर्वाइकल मतलब गर्दन की तरफ वाले एरिया में दर्द होता है, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन जाती है, या चक्कर आते हैं, वर्टिगो जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वर्टिगो रहता है, या फिर आप कह लीजिए कि हैवी हेडेडनेस रहती है, डबल विजन की कंडीशन कभी कभार लोगों में हो जाती है, ज़्यादा दिन से नस दबी हुई है तो, अगर स्लिप डिस्क है तो। इसके अलावा बात करें तो पेन रेडिएट होता है, पैरों में जाता है। अगर हम शियाटिका नर्व कंप्रेस्ड है, जिसमें शियाटिका रोग की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या होता है, शियाटिका सबसे बड़ी नर्व है, तो वो अगर कंप्रेस होती है तो दर्द जो है जनरली एक पैर में जाता है, बटक्स, पहले तो लोअर बैक से शुरू होता है, बटक्स पे जाता है, फिर टांग के फीट के सोल्स तक चला जाता है कई लोगों को दर्द, और एक टांग में रहता है, कई लोगों को दोनों टांगों में भी हो जाता है, बट दोनों टांगों में जनरली L4 L5 में दूसरी किसी नर्व के कंप्रेशन की चांसेस होते हैं। शियाटिका में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है तो कि एक ही टांग में दर्द चलता है, और दर्द शूटिंग पेन भी होता है, अचानक से उठता है, फिर थोड़ी देर पेन किलर ले ली, बैठ गया, सबसाइड हुआ, फिर उठ गया, या फिर बर्निंग जैसे जल रहा हो पैर, उस तरह की फीलिंग भी रहती है। तो मेन चीज़ आदमी को जो ध्यान रखनी है वो ये रहनी है कि अगर रेडिएटिंग पेन है, लोअर बैक से चलता हुआ पैरों तक जा रहा है, दोनों पैरों तक, या एक पैर में जा रहा है, या फिर अगर गर्दन में अगर किसी को दर्द है और उसमें वर्टिगो, चक्कर जैसा फील कर रहा है, सिर में दर्द भी फील कर रहा है, कंधों में प्रॉपर शोल्डर उठा नहीं रहा है, उठा नहीं पा रहा है, लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन या सुनपन आ रहा है, या पैरों में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेफिनेटली स्लिप डिस्क होगी। इसको पता लगाने के लिए तो फिर टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि टेस्ट करवाने पड़ेंगे, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्लिप डिस्क के किस तरह के टेस्ट पेशेंट्स को करवाने पड़ेंगे ताकि वो श्योर हो जाए कि हाँ उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। देखिए, स्लिप डिस्क के अंदर एक तो ज़रूरी है कि या तो वो एक्सरे कराए पहले, बट एक्सरे ना इतना इफेक्टिव टेस्ट नहीं है मैंने जो देखा है अमूमन तौर पर, क्योंकि एक्सरे में माइल्ड डीजनरेटिव चेंज तो बता देता है, बट नर्व कंप्रेशन को इतनी क्लियरिटी से नहीं बता पाता। तो इसमें या तो सीटी स्कैन्स कराएं वो, या एमआरआई स्कैन, जो कि बेस्ट स्कैन है इसके लिए, एमआरआई स्कैन करा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किधर तो हर्निएशन ऑफ डिस्क है, डिस्क कहाँ स्लिप आउट है, और वो डिस्क जो है किस तरह का असर बॉडी में क्रिएट कर रही है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है ये कितनी हार्मफुल है किसी के लिए भी? देखिए, स्लिप डिस्क की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। देखिए, एक सबसे पहला जो उसमें दिक्कत आती है वो न्यूरोपैथी कंडीशन क्रिएट करती है। तो न्यूरोपैथी की कंडीशन को बचने के लिए डेफिनेट है कि हमें उस बीमारी को एक तो बढ़ावा नहीं देना है, आगे निकलने नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, डेली की या हफ्ते में 2 पेन किलर ले ली, मेरा काम चल रहा है, ठीक है, क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट कराने की, मगर नहीं। अगर आप बीमारी को पालोगे तो डेफिनेट है कि कंप्रेशन बहुत लंबे समय तक रहेगा। कंप्रेशन लंबे समय तक रहेगा तो नस जो है वो सूखनी शुरू होएगी, ड्राई आउट होएगी, तो डेफिनेट है कि सिग्नल्स भी जो है हैम्पर होंगे, सिग्नल्स भी प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, तो कंप्लीट न्यूरोपैथी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा पेन, अगर हम डेली पेन किलर्स ही लेते रहेंगे तो वो डेफिनेटली किडनी पे भी असर करेगा। तो पेन को डिमिनिश करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट हो जो कि इफेक्टिव तो हो ही हो, साथ ही साथ वो पेन सबसाइड भी करे, मतलब विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर ऑर्गन्स। जिसमें हम ये नहीं कह रहे पेन किलर लेके दर्द ठीक करें, क्योंकि अगर हम पेन किलर लेके दर्द ठीक करते हैं तो डेफिनेट है कि वो पेन किलर कुछ समय काम करेगी, और फिर दूसरी पेन किलर पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, और धीरे धीरे अपनी किडनी पे भी असर करवा लेगा। तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि पेन किलर से हम उसको चलाएं बीमारी को। इससे तो बेटर ये रहेगा कि एक्सरसाइज करें। मैं नहीं बोल रहा हैवी एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, माइल्ड एक्सरसाइजेस करें, या फिर आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बेटर सजेस्ट दे पाएगा इस बारे में कि भाई क्या कहते हैं, अगर आपको सडन पेन हुआ है तो वो किस तरह का पेन है। कहीं वो कई बार क्या होता है कि आदमी इस गलती में रह जाता है कि ये स्लिप डिस्क है कि नॉर्मल पेन है, कभी कभार नॉर्मल इस बैक स्पाज्म को भी स्लिप डिस्क समझ लेता है आदमी, तो उस केस में नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर वो स्लिप डिस्क है और वो ठीक है, उसे पता है, तो मैं यही कहूँगा हमेशा कि वो एमआरआई कराने के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर चैनल से ट्रीटमेंट ले, जिसमें प्रॉपर चैनल इन द सेंस कि प्रॉपर एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर रेफ़र होता हुआ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रीटमेंट लेता चला जाए। मतलब रेफरेंस इन द सेंस कि वहाँ पे ठीक है मेडिसिन के थ्रू हो रहा था, आगे किसी और तरीके के थ्रू हो रहा था, मगर वो ट्रीटमेंट सही हो और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इसमें सर्जरी नहीं है, क्योंकि इसका सर्जरी कोई उपचार भी नहीं है। सर्जरीज में भी क्या है कि रिलैप्स हो जाता है, लेमिनेक्टोमी कर देते हैं जिससे कि नर्व पे कंप्रेशन ख़त्म हो जाए, मगर वो इफेक्टिव नहीं है। उसके चांसेस ये होते हैं कि उस ऑपरेशन के दौरान में ही नर्व डैमेज हो जाए, और नर्व डैमेज होकर इस तरह की दिक्कत हो जाए कि आधा शरीर पैराप्लेजिक हो जाए।
तो इसमें ये भी है कि लंबे समय तक अगर नस दबी रहेगी तो डेफिनेट है कि बॉडी का बैलेंस भी हम होगा जी। अगर मान लीजिए गर्दन की नस लंबे समय तक दबी रहे तो उससे क्या हो सकता है, सेरिब्रल पैल्सी भी पड़ सकता है किसी को। मतलब कि सेरिब्रल पैल्सी का मतलब हुआ कि बॉडी की कंप्लीट इम्बैलेंस हो जाना, और बोलने में भी असर हो सकता है उसको, कि वॉइस भी क्लियरिटी खत्म होती चली जाए, सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो सर्वाइकल जो है ब्रेन पे भी इफेक्ट कर सकता है। सिग्नल्स अगर ब्रेन से आगे नहीं निकलेंगे, मतलब गर्दन से आगे नहीं निकलेंगे, तो डेफिनेट है वो कहीं ना कहीं और दिक्कत देंगे, तो इस तरह की दिक्कत डेवलप हो सकती है। तो ये एक कोई आम बीमारी होने के बावजूद भी बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं यही कहूँगा कि इसका समाधान हो, प्रॉपर हो, इसको लंबा नहीं खींचे ना। अमूमन यही होता है, पेन किलर ली, लंबा खींचा और बीमारी को और डेंजरस कर लिया। जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखी जाती है प्रॉब्लम? देखिए, अब पहले तो ये हुआ करता था ओल्ड एजिड में पेशेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी कि जिसमें कि डीजनरेटिव चेंज हुआ डिस्क के अंदर, डिस्क रप्चर हुई या फाइबर्स उसके फ्रेगमेंट हो गए, टूट गए थोड़े से, और उसमें से वो जेली लाइक सब्सटेंस निकल के नस को दबा दिया, कंप्रेशन कर दिया नर्व को। मगर अब क्या हो गया है कि ड्यू टू भाग दौड़ की ज़िंदगी है आदमी, या फिर आप कह लीजिए फिजिकल वर्क कम है, तो लोग जिम पे जाते हैं। पहले जॉगिंग पे जाया करते थे, वो पार्क वाली जॉगिंग, या फिर स्पोर्ट्स खेला करते थे। अब क्या हो गया कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, रादर देन पीपल प्रेफर टू गो टू अ जिम टू गेट अ टोन फिजिक। तो वो ठीक है, मैं जिम को मना नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर ट्रेनर की गाइडलाइंस में अगर जिम करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार क्या होता है, आदमी इस होड़ में लगा रहता है कि जल्दी बॉडी बन जाए, और जल्दी बॉडी के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा वेट तुरंत उठाने लगता है, क्योंकि बल्कीनेस आने के लिए जितना हैवी वेट उठाएंगे तो आप उतना ज़्यादा एक्सरसाइज जो मतलब मसल जो हैं आपकी बढ़ेंगी। और कई बार साइज़ गेनिंग के चक्कर में ज़्यादा वजन उठा लेता है, और उससे जर्क होने की वजह से स्लिप डिस्क आजकल यंग पेशेंट्स में, यंग लोगों में भी होने लग गई है। इसके अलावा एक और भी जो मैंने देखा है लोगों को हो रही है, गृहिणियों को क्या होता है, जब बाल्टी उठाई या कोई चीज़ उठाई, उन लोगों को भी और सडन रखी तो उन्हें पता नहीं होता, और ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग भी ख़राब है इसके अंदर। ज़्यादा देर तक आगे झुके रहना है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना है एक पोजीशन में, वो भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए ये सावधानियाँ बरतनी भी ज़रूरी हैं कि आदमी जो है जल्दी के चक्कर में ना रहे, क्योंकि शॉर्टकट जो है कभी भी किसी चीज़ का समाधान नहीं है। तो धीरे जाए, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाए, सही क्वालिफाइड ट्रेनर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसी से ट्रीटमेंट भी ले। मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो, और अगर ट्रेनर जिम की भी बात करूं तो प्रॉपर हर चीज़ ट्रेनर से पूछ के ले। तो जनरली नए जो जवान लोगों में तो ये प्रॉब्लम हमेशा और हमेशा जिमों से ही डेवलप हो रही है, और किसी कारण से नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने सडनली कोई भारी चीज़ उठाई घर में ही, और वो सडनली जर्क से रखी, तो नी जर्क रिएक्शन कह लीजिए कि अचानक से वो डेवलप हो गया। बट के अलावा अगर हम देखें तो एज रिबाउंड नहीं है, बीमारी किसी को भी किसी समय भी हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट क्या है? स्लिप डिस्क का अगर हम आम तौर पे ट्रीटमेंट देखें तो जनरल तो वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी की बात करते हैं अगर हम, मेडिसिन से क्या है कि लोग पेन को रिलीव करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, या किसी को ज़्यादा सुनपन भी डेवलप हो रहा है तो सुनपन को तो वो ठीक नहीं कर सकती मेडिसिन, बट नर्व को स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ डोसेज ले लेते हैं। तो पेन किलर्स और नर्व स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन, वो दवाइयाँ लोग ले लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर सर्जरी की, तो सर्जरी में जो है रीलैप्स के चांसेस भी बहुत हैं, प्लस सर्जरी अपने आप में बहुत हार्मफुल है। क्योंकि आप सोचिए, किसी भी चीज़ की सर्जरी जाती है अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। तो मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे डीमेरिट सिचुएशन इज मच मोर एज कम्पेयर टू मेरिटस सिचुएशन। तो मेरिटस जो पॉइंट्स हैं उसके वो बहुत कम है, डीमेरिट पॉइंट ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं सर्जरी के इस केस में। और चांसेस आर कि कभी कभार सर्जरी में पेशेंट जाता तो सर्जरी में अपने विल से है, बट सर्जरी के बाहर आने के बाद आधा शरीर सुन लेके वापस आता है, पैराप्लेजिया की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कई केसेस के अंदर जब कोई चारा ना रह जाए, शरीर पैराप्लेजिक हुआ ही पड़ा है पहले से, आधा शरीर सुन है, उस कंडीशन में अगर उसने सर्जरी करवाई है, चांसेस तो ये होंगे कि वो सर्जरी भी बिल्कुल सक्सेस नहीं रहेगी। और एक और भी उसका ड्रॉबैक हो सकता है कि भाई वो किसी और के लिए भी ठीक करना मुश्किल हो जाए उसको, क्योंकि एक बार सर्जरी हो जाए तो फॉरेन बॉडी का यूज़ हो जाना बॉडी के ऊपर, तो अगेन वो दोबारा से रिपेयरेबल कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। मगर ये है कि कई लोग उस रिस्क को ले लेते हैं। ठीक है,
वो रिस्क लेना मेरे हिसाब से तो नॉन वैलिड मानूंगा मैं, बट उनके लिए वैलिड हो भी सकता है। और बिल्कुल ठीक है, जो सिचुएशन से जूझ रहा है उसको ज़्यादा पता है कि भाई इस सिचुएशन में क्या किया करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं एज अ डॉक्टर आई प्रेफर अ पेशेंट शुड नॉट गो फॉर अ सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कि सर्जरी करवाने के बाद रिकवर हो पाते हैं। जनरली डॉक्टर भी नहीं चाहता कि सर्जरी की जाए, मगर कुछ स्वार्थवश आजकल डॉक्टर कर देते हैं सर्जरी। बट मैं प्रेफर यही करता हूँ कि कोई इस तरह का समाधान हो या इस तरह का ट्रीटमेंट हो जिससे कि पेशेंट जो है फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी या एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, जो कि पेन किलर्स हों या स्टेरॉयडल मेडिसिन जो लोग लेते हैं आमतौर पे, वो मेडिसिन जो कि किडनी को हार्म पर करेंगी बाद में भी और उस समय भी, वो मेडिसिन से बचना है अगर पेशेंट को, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि वो इस तरह की ट्रीटमेंट ले जो कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स हो और सेफ़ हो। और वैसी ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से हमारी एक मशीन है नर्वोट्रोन, वो तो स्लिप डिस्क को ठीक करेगी ही करेगी, न्यूरोपैथी को भी ठीक करेगी, प्लस उसके साथ अगर मेडिकेशन जो हमारी मेडिसिन हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है वो साथ में ले तो नर्व स्ट्रेंथनिंग भी होएगी, फिजिकली पेशेंट की मूवमेंट भी अच्छी होएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उस एरिया में जहाँ पे भी स्पाज्म क्रिएट हुआ है ड्यू टू दी नर्व कंप्रेशन, जहाँ पे कि मसल्स में भी स्पैज्म आया हुआ है, नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन भी डेवलप हुआ है तो पेन भी डिमिनिश होगा। प्लस मशीन का एक प्लस पॉइंट ये है कि नर्व कंप्रेशन जो बना हुआ है उस नर्व कंप्रेशन को वो रिलीज आउट करती है थ्रू इलेक्ट्रिक वेव। जो डीजनरेटिव चेंज बना था जिसकी वजह से रप्चर हुई डिस्क और जिससे कि वो फ्लूइड निकला, वो रीजनरेटिव चेंज को रीजनरेट करना शुरू कर देता है ये मशीन हमारी। साथ ही साथ रीजनरेशन के अलावा जो एक सबसे बड़ा प्लस है इसके अंदर वो ये है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि जो इस तरह की ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मेरिटस चीज़ है जिसके कि प्लस पॉइंट्स ज़्यादा है, माइनस पॉइंट्स बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। थोड़े बहुत माइनस पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ के होंगे, मगर मैंने आज तक टिल डेट खुद से सेल्फ अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ की तो मैंने नहीं देखे। अगर कोई बंदा ईमानदारी से उस मशीन को यूज़ कर रहा है, पेशेंट उस मशीन को यूज़ कर रहा है और दवाई हमारी प्रॉपरली ले रहा है, दवाइयाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं खानी होती, 3-4 महीने, जस्ट टू मेक पेशेंट कम इन लाइन विद द ट्रीटमेंट, कि वो लाइन में आ जाए हमारी ट्रीटमेंट के एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो जाए, रेगुलरिटी में बन जाए बॉडी की। तो उस तरह के लिए हम मेडिसिन देते हैं। मेन जो इसमें ट्रीटमेंट देनी है वो मशीन नहीं देनी है, बट ये होता है कि थोड़े समय के लिए सस्टेन करने के लिए मेडिसिन देते हैं बीमारी, ताकि जो है बीमारी आगे ना बढ़े, ड्राइनेस ना आ जाए नर्व्स के अंदर। तो उसके लिए नर्वोट्रोन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मशीन है। एक तो वो न्यूरोपैथी ठीक करेगी, पेन रिलीव करेगी, टेम्परेचर टच की जहाँ तक सवाल है उसको भी ठीक करेगी। किसी को जैसे ज़्यादा गर्मी या जलन जैसी टांगों के नीचे से फील करता है तो उस चीज़ को भी निवारण कर देगी ये। करें मशीन के अलावा देखिए, मशीन जो है नर्वोट्रोन उसको तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, 7-8 महीने 9 महीने या 10 महीने कह लीजिए, रेगुलरिटी से लगाना है। और अगर पेशेंट के पास समय है तो थोड़ा लंबे समय तक और लगा ले, क्योंकि ये देखिए ऐसा होता है कि सस्टेन करना बीमारी को, जब बीमारी ठीक हो चुकी है, उस सिचुएशन में आप आ चुके हो कि हाँ आपकी बीमारी अब ठीक है, तो उसको और आगे दोबारा से रिलैप्स ना करे, तो मशीन का रेगुलर यूज़ और लंबे समय तक थोड़ा सा कर ले, पेशेंट के लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर उसको समय नहीं है और वो ठीक हो चुका है, ठीक है, वो विड्रॉ कर सकता है, मशीन का अब यूज़ बंद कर सकता है बेसिकली। इसके अलावा मेडिसिन, जहाँ तक मैंने बताया था आपको कि 3 महीने या 4 महीने मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है, और उसका टाइम स्पेन बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम जोन ही है, 3 महीने से कम भी लोगों में ठीक आराम आ जाता है और उसको ज़्यादा लेने पर भी आराम आ जाता है। मगर ये है कि उसको लंबे समय तक हम ज़्यादा नहीं चलाते, मशीन की जो टाइम जोन रहता है वो लंबा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक साथ मिलकर ही ट्रीटमेंट बन पाया है ये स्लिप डिस्क का। अगर हम कहें कि खाली मशीन ही ले ले कोई और मशीन का ही यूज़ करे उससे ठीक हो जाएगा तो वो चीज़